हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है अंतिम स्तंभ। तू ये बात किसी को मत बताना। वो मेरे हाथों को अपने हाथ में लेकर चिरौरी सी कर रही थी। मेरी इतनी बात मान लेना। मेरा मुंह उतर गया। क्या रे, तू मेरा दिमाग ही खराब कर रही है। मैं तो तेरी ये दी हुई साड़ी पहनकर दुनिया भर में मटकती फिरती हूँ कि देखो देखो सब लोग, मेरी प्यारी सहेली ने कितनी सुंदर साड़ी दी है। और तू कह रही है किसी को मत बताना। तू मेरा नाम मत बताना बस। वाह, ये तो कोई भी पूछेगा कि इतनी सुंदर साड़ी किस सहेली ने दी, किस खुशी में दी। तू तो जानती है रे कितनी मुसीबत हो जाएगी मेरी। जिंदगी भर मुसीबत ही तो रही है तेरी। मेरा मन सच में खराब हो गया। असल में मुझे याद आ गया, 35 बरस पहले भी सुमेधा ने मुझे साड़ी दी थी, ऐसे ही छिपाकर। ऐसे ही कहा था किसी को मत बताना। अवसर था इसकी पहली संतान पुत्र के जन्म का। सास ससुर जेठ जेठानी देवर देवरानी, ढेर सारे रिश्तेदारों व अतिथियों से भरा हुआ घर। पूरे घर में आनंदोत्सव की धूम। वो मुझे अपने कमरे में ले गई थी। अपनी अलमारी खोलकर एक साड़ी निकालकर मुझे पकड़ाते हुए बोली, जल्दी से इसे अपने पर्स के भीतर डाल ले। अपने पैसे से खरीद कर लाई हूँ। गुलाबी रंग तुझ पर बहुत खिलता है, जरूर पहनना इसे। तेरे पास पैसा ही कितना बचता है। सारी तनख्वाह तो तू अपनी सासू माँ को देती है। अगर साड़ी देने का इतना ही मन था तो आज तो तोहफे में तुझे ढेरों साड़ियाँ मिली हैं। उन्हीं में से कोई मुझे दे देती। वो सब साड़ियाँ तोहफे तो सासू माँ को मिले हैं। अरे बेटा, तेरा हुआ है, लोगों ने तोहफे तुझे दिए हैं। और आज आज गृह प्रवेश का शुभ अवसर है। उसी बेटे ने बनवाया है शानदार मकान। मकान क्या है, शानदार शाही बंगला है। जाने कहां कहां से ढूंढ कर लाया है। एक से एक बेशकीमती साजो सामान। भीतर से बाहर हर ओर जगमगाते टाइल्स वाले फर्श, दमकती दीवारें, सामने अहाते में रंग बिरंगे फूलों से महकता बगीचा, पोर्टिको में खड़ी नई नवेली चमचमाती कार, बाजू में दो दमदार दुपहिया वाहन, दोनों पति पत्नी के, रूपदार अल्सेशियन कुत्ता, वैभव ही वैभव। और मुझे याद आ रहा है उसका वो छोटा सा घर, ससुराल का संयुक्त परिवार वाला घर, छूटने के बाद पति की नौकरी में जब वो घर बसाने आई थी तो उसे यही घर मिला था। दो छोटे छोटे कमरे, एक किचन, छोटा सा बरामदा, उसी से लगा निहायत छोटा सा बाथरूम टॉयलेट। बर्तन मांजने की जगह भी नहीं, ना ही कपड़े सुखाने की। हम सभी सहेलियों के वो दिन बड़ी भागदौड़ वाले थे। अपनी गृहस्थी से किसी तरह समय निकाल कर 2-4 बार गई थी मैं उसके घर। एकदम अकबका जाती थी। इतने बड़े घर की लड़की कैसे रहती है इस दड़बे जैसे छोटे से फ्लैट में। मगर वो खुश नजर आती। तड़के सुबह से रात गए फुर्सत ही नहीं उसे तो। मुंह अंधेरे ही अपने नित्य कर्म से निपट, नाश्ता तैयार करना, चाय बनाना, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना, पति की तैयारी में मदद करना, रुमाल पेन डायरी रखना, सबके बैग में टिफिन रखना, और सबसे अंत में अपने पर्स में टिफिन बॉक्स डालकर मामूली सी साड़ी लपेट चप्पल फटकारती स्कूल भागना। शाम को ढेर सारी कॉपियों व सब्जी भाजी के थैलों से लदी फंदी जल्दी जल्दी घर लौटना। पति बच्चे सब उसका ही इंतजार करते बार बार दरवाजे पर आ रहे हैं, बाहर निकलकर ताक रहे हैं। उसकी छाती खुशी से भर जाती। बच्चों को छाती से लगा झट से काम में जुट जाती। चाय नाश्ता खाना, बीच बीच में बर्तन साफ करना, पोछा लगाते जाना, जिस पर सबकी अलग अलग फरमाइशें। किसी को पकौड़े चाहिए, किसी को गुलगुले। सबकी फरमाइशें पूरी करती सुख सागर में मगन। ऐसे में कभी कोई सहेली, कोई रिश्तेदार अतिथि आ जाए तो क्या ही पूछना। पति उसके भारी मजाकिया, छका डालते अपने मजाकों से सबको। नहले पर दहले भी पड़ते उन पर। वो देख देख कर विभोर होती। गृहस्थी का आनंददायक सुख, सुखों से भरे दिन बीतते गए। बच्चे बड़े होते गए। स्कूल कॉलेज नौकरी चाकरी
काम धंधे शादी ब्याह निपटते गए, नाती पोते भी आते गए। व्यस्तताओं के इस दौर में हमारा संपर्क लंबे अरसे तक नहीं हो पाया। बरसों बाद उसे अपने ही शहर में अपने ही दरवाजे पर देखकर मेरी तो चीख निकल गई। भरपूर गले मिलकर हम रो लिए। आंसू पोंछकर मैं पूछने लगी, कैसे आ गई तू अचानक यहाँ? मैं तो पिछले कई महीनों से यहाँ हूँ, तेरा घर नहीं ढूंढ पा रही थी। मेरा घर नहीं ढूंढ पा रही थी? तेरा तो बचपन ही इन्हीं गलियों में बीता है। इसी सामने वाले घर में तो रहते थे तुम लोग। वो घर तो मेरे नाना जी का था ना। शुरू में हम लोग नाना जी के घर में ही रहते थे। बाद में पिताजी भी नौकरी के साथ जगह बदलते रहे। नाना जी की मृत्यु के बाद ये घर बेच दिया गया। हमारा यहाँ आना भी छूट गया। एक दो बार तुम्हारे ही घर के शादी ब्याह के कार्यक्रम में आए थे तो तुम्हारे ही घर ठहरे थे। अब तो पूरी गली बदल गई है। बिल्डिंग ही बिल्डिंग नजर आती है। पूरा शहर ही बदल गया है। मुझे तो अपनी गली ही पकड़ में नहीं आ रही थी। एक बुजुर्ग सज्जन से तेरे पिताजी का नाम लेकर पूछा तो वो बेचारे तेरे दरवाजे तक पहुंचा गए। ये भी बता गए कि ये घर तो एक अरसे से सूना पड़ा था। अब उनकी लड़की आकर रहने लगी है। अच्छा किया जो पति का साथ छूटने के बाद यहाँ आ गई। पिता के उजाड़ सुने घर में दिया जला दिया तूने तो। मगर यहाँ पुरानी यादें तो सताती होंगी खूब। मगर तू बता रही थी कि तू पिछले कई महीनों से यहाँ है। कहाँ ठहरी है? खैरागढ़ रोड पर एक फ्लैट किराए पर लिया है। मेरा लड़का अब उसी तरफ मकान भी बनवा रहा है। मकान बनवा रहा है? इस शहर में? क्यों? बहू यहीं शिक्षाकर्मी हो गई है और बेटे का काम तो भागम भाग का है। बहू यहीं रहेगी, वो आता जाता रहेगा। यही सोचकर यहीं मकान बनवा रहा है। करता क्या है लड़का? कंप्यूटर से संबंधित कुछ काम करता है। मैं आजकल के काम धंधे ठीक से समझती नहीं। महीने में 25 दिन तो दौरे पर रहता है। कभी कोलकाता, कभी लखनऊ, कभी धनबाद, जाने कहाँ कहाँ। घर आता है तो इतना थका रहता है कि मुझसे तो दो बोल भी नहीं बतिया पाता। अब मकान बनाने में भिड़ गया है तो और दम मारने की फुर्सत नहीं। फिर वो मेरे घर अक्सर ही आने लगी। हम बातें करते रहते, बचपन की, कॉलेज के दिनों की, अपनी अपनी गृहस्थी की। उसके पति अवकाश प्राप्ति के बाद ही सिधार गए थे। बताने लगी, कह गए थे कि उनके भविष्य निधि वगैरह का पैसा दोनों बेटियों में बांट दिया जाए। मगर लड़के ने उन पैसों से मकान के लिए प्लॉट खरीद लिया। कह दिया बहनों को बाद में कमाकर दे देगा सारा पैसा। युद्ध स्तर पर चल रहा है मकान का काम। सारा पैसा उसी में झोंक रहा है। मुझसे स्पष्ट कह दिया, घर का खर्च तो अभी तुम्हें ही चलाना है माँ। वो नहीं कहता तो भी मैं करती ही थी अपनी खुशी से। महीने भर का राशन, साग सब्जियाँ, बच्चों की फरमाइशें, अभी तो पूरी पेंशन इसी सब में जा रही है। और बहू का पैसा? बाप रे, मैं उन पैसों के बारे में मुंह से बोल भी नहीं सकती। जाने क्या सोचकर बेटे ने जमीन का प्लॉट भी उसी के नाम लिया है। सोचा होगा कुछ। और मैं गृह प्रवेश पे उसके घर गई तो दंग रह गई। ये तो राजा महाराजाओं का शाही बंगला लगता है। आखिर इतना पैसा इसके पास आया कहाँ से? मगर वो गदगद थी। बोली, बच्चा मेरा जिंदगी भर छोटे से दड़बे में रहा है ना, सो सपनों का महल बनाया है उसने। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? आज मेरा बहुत मन हो रहा है कि तुझे तेरी पसंद की साड़ी पहनाऊं। मैंने फिर वही बात कही कि तेरा इतना ही मन है तो जो इतनी साड़ियाँ तोहफे में आई हैं, मैं उन्हीं में से एक पसंद कर लेती हूँ। वो सब तो बहू को तोहफे में मिली हैं। घर बहू का है। मैं तुझे अपनी तरफ से देना चाहती हूँ, अपने पैसों से। अगली शाम वो मुझे जिद करके दुकान में ले गई। उसका मन रखने के लिए मैंने एक साड़ी पसंद कर ली। अब वो कहने लगी, किसी को मत बताना। उसकी इस बात से मेरा मन खराब हो गया। इधर जब से वो यहाँ आई है, उसकी स्थिति देखकर मेरा मन खराब ही हो जाता था। उसका घर मेरे घर से काफ़ी दूर था। उस तरफ रिक्शा या कोई सवारी मिलती ही नहीं थी। घर में 2 दुपहिया वाहन और एक नई नवेली कार थी। मगर वो मेरे घर पैदल ही आती।
पोते पोती और बहू के स्कूल से लौटने के बाद उसकी ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी थी। बुढ़ापे पर पहुंचा जर्जर शरीर। मेरे घर पहुंचते ही पस्त पड़ जाती। मेरे घर में बैठे बैठे घंटों हो जाते। ना कोई उसे लेने आता, ना खोज खबर लेता। बेटा घर में हो तब भी नहीं। उल्टे माँ को व्यंग करता, तुम ही दौड़ दौड़ कर सहेली के घर जाती हो, तुम्हारी सहेली तो कभी दर्शन ही नहीं देती। मुझे सच में उनके घर जाना सुखद नहीं लगता। मेरे जाते ही पोते पोती अपना वीडियो गेम छोड़कर जम जाते दादी के कमरे में। कान लगाए सुनते रहते हमारी बातें। बच्चों की आंखों में कहीं बाल सुलभ मासूम भाव नहीं, अजीब उपेक्षा और हिकारत भरा भाव होता। दादी के कंधे पर चढ़ रहे हैं, दादी चलो हमको होमवर्क कराओ। दादी की हिम्मत नहीं कि झिड़क सके कि जाओ बाहर खेलो। उनके शातिरपने का किस्सा भी सुन चुकी हूं मैं। कुछ दिनों पहले सहेली की छोटी बेटी की लड़की हुई थी। मैं घर आई तो बोली, बच्ची की छठी में जाना है, छोटी सी सोने की चेन देने का मन है, किसी अच्छे ज्वेलर की दुकान से दिलवा दे। मैं उसे अपने परिचित ज्वेलर की दुकान में ले गई। उसने एक चेन पसंद की, मगर जैसा लॉकेट वो चाहती थी वैसा दुकान में था नहीं। दुकानदार ने कहा 4 दिनों में वो वैसा लॉकेट बनवा देगा। 4 दिनों बाद वो दुकान में गई, अकेले ही लॉकेट लिया, घर लौटी। बेटा बहू बच्चे सामने अहाते में ही कुर्सियां डाले बैठे थे। बेटा बोला, कहाँ गई थी माँ? उसने मेरा नाम बता दिया। 10 वर्षीय पोता आंखें तरेर कर बोला, इतना झूठ क्यों बोलती हो दादी? तुम तो ज्वेलर की दुकान से लॉकेट लेकर आ रही हो। सहेली का चेहरा फक पड़ गया। कैसे कह रहा है तू ये? मैं गया था ना तुम्हारे पीछे पीछे, जब तुम लॉकेट पसंद कर रही थी। मैं तुम्हारे ही तो पीछे बैठा था सोफे पर। सारा किस्सा सुनकर मैं तो अवाक रह गई। उस लड़के को ये कैसे पता चला कि तू ज्वेलर की दुकान पर जा रही है? मैं मोबाइल पर ज्वेलर से पूछ रही थी, क्या लॉकेट बनकर आ गया? लड़के ने सुन लिया होगा, उसने माँ को बताया होगा और माँ ने बेटे को मेरे पीछे लगा दिया होगा। ये मोबाइल का किस्सा भी अजीब है। वो अपने ज़माने की तो एक अच्छी पढ़ी लिखी अध्यापिका, मगर अब जैसे एकदम पिछड़ी हुई, मूर्ख गवार। मोबाइल में फ़ोन करना तक नहीं आता था उसे। जब मैं उससे कहूँ तू इतनी दूर से मेरे घर आती है पैदल, तो मुझे फ़ोन कर दिया कर ताकि मैं घर पर ही रहूँ, तो बोली, मुझे तो फ़ोन करना ही नहीं आता। बड़ी बेटी अपना पुराना मोबाइल छोड़ गई है, जिससे मैं किसी का फ़ोन आए तो बात कर लेती हूँ बस। फ़ोन करना उसे किसी ने नहीं सिखाया, ना बेटे ने, ना बेटी ने, और ना ही उन नाती पोतों ने जिनकी मोबाइल पर महारत देख देख कर वो चमत्कृत होती रहती है। मैंने उसे फ़ोन करना, रिचार्ज करना सब सिखा दिया। वो गदगद होने लगी। तूने मुझ पर इतनी बड़ी कृपा की, अब मैं खुद भी अपनी बेटियों से बात कर सकती हूँ। अब वो जब भी फ़ोन करें, पोता पोती कहीं भी हों, आकर डट जाते। उसके पोता पोती के सामने तो बात करना भी मुश्किल। सो मैं ऐसे समय उसके घर जाती जब बच्चे बहू सब स्कूल में हों। शहर से दूर उस एकांत शाही बंगले में वो अकेली और उनका भयानक कुत्ता। फाटक पर मुझे देखते ही उनका भयानक कुत्ता भौंकना शुरू कर देता। वो पगली सी फाटक पर आती और मुझे अंक में भरकर भीतर ले आती। मैं कहती, शांति से बैठकर गपशप कर, मगर वो पगलाई सी जल्दी जल्दी नाश्ता बनाने लगती। हलवा पकौड़े चीले जो सूझता वही। फिर बार बार कहने लगती, खा ना रे, गर्मा गर्म, देख मैं नाश्ता भूली तो नहीं हूँ। चाय नाश्ता खत्म होते ही फौरन सारे बर्तन मांज धोकर किचन में पूर्ववत सजाकर अपार संतुष्टि से बैठ जाती। मेरा मन और खराब होने लगता। याद आ जाता, ठीक ऐसा ही वो तब भी करती थी जब अपनी सासू माँ के साथ रहती थी। हम उससे मिलने गए और अगर सासू माँ घर में ना हो तो उसकी चपलता देखते ही बनती थी। फटाफट नाश्ता तैयार कर लेती, जल्दी जल्दी खाने के लिए चिरौरी करने लगती। खाना खत्म होते ही बर्तन मांज धोकर सजा कर रख देती। तब सासू माँ का आतंक था, अब बहू का। तब ननद देवर की जासूसी, अब पोते पोती की।
आतंक से भीतर ही भीतर आक्रांत, मगर उन्हीं लोगों की सेवा में तत्पर और मग्न। अजब समानता दिखती मुझे 35 साल पहले देखी उस सास में, और अब शानदार पोशाक में सजी, काला चश्मा लगाए, खुले केश उड़ाती, धड़ल्ले से बाइक दौड़ाती इस आधुनिक बहू में। सास का चेहरा हमेशा चढ़ा ही दिखता, ये हमेशा मिमियाती ही दिखती। अब बहू का चेहरा हमेशा चढ़ा ही दिखता है और ये मिमियाती ही दिखती है। सब कुछ जानते समझते हुए भी इधर शायद मुझसे ही कुछ बेवकूफ़ी हो गई। हुआ ये कि मेरे घर अचानक हमारी कुछ पुरानी सहेलियां आ गईं। मैंने उसे फ़ोन किया कि तू मिलने आ सकती है क्या। वो एकदम तड़प गई। घर में कोई है नहीं, बहू और बच्चे स्कूल में, बेटा दौरे पर। घर सूना छोड़कर कैसे आऊं। मैं सहेलियों को लेकर उसके घर ही पहुंच गई। हमें देखते ही वो मारे खुशी के बेहाल हो गई। खूब गले मिलना, रोना धोना हुआ। सबको अपने कमरे में बिठाकर वो दौड़ी किचन की ओर। सहेलियां चिल्लाई, बैठ ना रे, बोल बतिया, नाश्ता बनाने में समय बर्बाद मत कर। कितनी मुश्किल से तो हम लोग आ पाए हैं। वो बैठ गई। 2:30 बजते बजते बच्चे भी आ गए। वो बच्चों को खाना देने के लिए किचन में दौड़ी। हम आपस में बतियाने लगे। काफ़ी देर हो गई। हार कर मैं किचन में गई। देखा उसने बच्चों के लिए ताज़ा भात बनाया था और अब रोटियां सेक रही थी। नवाब बच्चे डब्बे में रखी सुबह की रोटी नहीं खा सकते थे। सहेलियों को देखकर और चिढ़ गए। दादी, ये कैसी रोटियां दे रही हो, फूली फूली दो। मेरे मुंह से निकल गया, ताज़ी रोटियां हैं, चुपचाप खाओ। उसने फौरन मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और बच्चों को पुचकारने लगी। लो, आज दादी को माफ कर दो, कर दोगे ना। बच्चों को खिलाकर जैसे ही उसने चाय का पानी चूल्हे पर चढ़ाया, मैंने मना कर दिया। सहेलियां जल्दी मचा रही हैं, अब चाय बनाने में समय बर्बाद मत कर। मन मारकर वो सहेलियों के बीच आकर बैठ गई। बातचीत में अब वो रस नहीं रहा था। मन ही मन सबको कुछ कचोट रहा था। सहेलियों को उसकी स्थिति और उसे सहेलियों का ठीक से स्वागत ना कर पाने की विवशता। तिस पर दोनों शातिर जासूस हमारे ही बीच आकर खड़े हो गए। दादी, मेरा रैकेट कहाँ है, मेरा कलर बॉक्स कहाँ है। तभी बहू भी आ गई। तीखी नजरों से सास के कमरे को देखती बाथरूम की ओर चली गई। वहां से लौटी तो उसके ट्यूशन वाले लड़के आ गए। ट्यूशन पढ़ाना यानी पैसे बनाना। सो लड़कों को देखते ही वो सामने बैठक में ही पढ़ाने बैठ गई। सहेली की स्थिति अतिथियों के बीच अत्यंत दयनीय। आती हूँ कहकर गई और शायद बहू से चिरौरी की कि मेरी कुछ सहेलियां आ गई हैं, कुछ चाय नाश्ता बना दो। बहू तमतमाई हुई किचन की ओर जाती दिखी। काफी देर हो गई मगर न चाय आई न नाश्ता। वो इतनी देर से सहेलियों को चाय नाश्ते के लिए रोके हुए थी। हार कर वो किचन की ओर गई और उसके पीछे मैं भी। बहू ने एक भारी भरकम भगोने में कनस्तर का सारा बेसन उड़ेलकर घोल बना लिया था और तेवर में तनी धड़ाधड़ पकौड़े छाने जा रही थी। बड़ी सी परात में पकौड़ों का पहाड़ लगा हुआ था। दुख और क्षोभ से भरी सहेली कुछ पल खामोश खड़ी देखती रही। आंखों में पानी उतर आया। आंखें पोंछकर प्लेटों में पकौड़े डाले, चटनी निकाली, ले जाकर सहेलियों को परोसा और हाथ जोड़कर आग्रह किया, यही स्वागत कर पा रही हूँ तुम लोगों का। फिर किचन में जाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना की, कृपा करके अब बनाना बंद करो। माफी चाहती हूँ, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। सहेलियां तो दुखी मन से उसकी चर्चा करते शाम की ट्रेन से चली गईं अपने अपने शहर। पर मैं परेशान ही रही। अगली शाम को वो खुद आ गई मेरे घर, वैसे ही जर्जर शरीर ढोते, हाँफते हाँफते। बोली, बच्चे स्कूल से आ गए, बहू भी, तब आ पाई हूँ। चाय पिला। मैंने जल्दी से चाय बनाई। नाश्ता बनाने के लिए चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाई कि वो बोली, बनाना छोड़, घर में कुछ है तो वही दे दे। मुझे संकोच हो आया। सवेरे मेथी के पराठे बनाए थे। जल्दी काम निपटाने के चक्कर में आखिरी लोइयों को मसल कर 2 मोटे मोटे पराठे बना लिए थे। वही हैं, तू 2 मिनट रुकना, मैं कुछ बढ़िया सा बनाती हूँ। एकदम अधीर सी वो कहने लगी, मुझे मेथी के मोटे पराठे ही अच्छे लगते हैं, तू दे तो सही।
उसकी बेताबी देखकर मैंने वही मोटे मोटे पराठे परोस दिए। चटनी थी, वो धड़ल्ले से खाने लगी। खाकर चाय पीने लगी तो मैंने पूछा, तू भूखी थी क्या? उसकी आंख में पानी उतर आया। बोली, हाँ। हो क्या गया? उसका गला भर आया। कुछ रुककर बोली, कांड ही हो गया था। मेरे हाथ जोड़कर माफी मांगने के बाद बहू अपने कमरे में जाकर मुंह लपेटकर औंधे मुंह पलंग पर पड़ गई। मैंने जाकर चौका समेटा। बचे हुए ढेर सारे घोल में से कुछ फ्रिज में रखा, बाकी काम वाली को दे दिया। पकौड़ों में से भी कुछ रखा, बाकी काम वाली को दिया। रात का खाना बनाकर बच्चों को खिलाया। उसे खाने के लिए बुलाया तो भड़क गई। मुझे चैन से जीने देना है कि नहीं? नम्रता का आवरण ओढ़े मुझे टॉर्चर करती रहती है। धूर्त बुढ़िया, मैं भी पगला गई। तुम चाहती हो कि मैं मर जाऊं? मौत आएगी तभी ना मरूंगी। अपनी ये दयनीय विवशता पर मैं रोती जाऊं और लड़ती जाऊं, वो भी रोती जाए और लड़ती जाए। उसका मुख्य आरोप था कि मैं पाखंडी हूँ, अपने को श्रेष्ठ समझती हूँ और उसे हमेशा नीचा दिखाने के चक्कर में रहती हूँ। दुख से मेरा कलेजा फटा जा रहा था। मैं भी अपने कमरे में जाकर बिस्तर में रोती पड़ी रही। रात भर नींद नहीं आई। मुझसे कहाँ गलती होती है, यही समझ में नहीं आया। आधी रात के करीब बेटा आया, सीधा अपने कमरे में गया। मैं सहमी सटकी आहट लेती रही, क्या खाना परोसने जाऊं? मगर कुछ देर बाद बेटा खुद ही कमरे में आ गया। बोला, माँ तुम लोग मुझे जीने दोगे कि नहीं? मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि उसमें सहन शक्ति नहीं है। उसे डिस्टर्ब मत किया करो। वो भूखी प्यासी स्कूल से आई कि लड़के चले आए, किसी तरह लड़कों को पढ़ा रही थी कि तुमने अपनी सहेलियों के लिए नाश्ता बनाने का फरमान सुना दिया। माँ, आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम हमको छोड़कर तो रह नहीं सकती, तुम खुद जानती हो। तुम समय से पिछड़ चुकी हो। तुम्हें तो एटीएम से पैसा निकालना तक नहीं आता। तुझे एटीएम से पैसा निकालना नहीं आता सुमेधा? मैं हैरान हो गई। मैं कभी गई ही नहीं। तेरे जीजा जी के बाद बैंक वगैरह के सारे कागजात बेटे के पास ही रहते हैं। मुझसे सिर्फ दस्तखत लेता रहा है, एटीएम से पैसा निकालकर वही देता रहा है। वो ना हो तो बहू ला देती है। तुझे पता है वो कितना निकालते हैं? तुझे कितनी पेंशन मिलती है? वो मेरे हाथ में वही रकम थमा देते हैं जो मुझे शुरू में मिलती थी। मैं सिर पकड़कर बैठ गई। बोली, वो सब मैं तुझे सिखा दूं, मगर ये बता, क्या तू इनको छोड़कर कहीं अलग सच में नहीं रह सकती? फायदा क्या है? यहाँ मैं बेटे की सूरत तो देख सकती हूँ, पोते पोती से बोल बतिया तो लेती हूँ। मैं जानती हूँ ये लोग मुझे मूर्ख, गंवार और अवांछित प्राणी समझकर अपमानित करते रहते हैं। कुत्ता भी इनका अपना है, दुलारा है, मगर मैं नहीं। मैं क्या करूँ? मुझ में इनके लिए ही प्रेम उमड़ता है। फिर बीच बीच में बेटियां आ जाती हैं, दामाद और बच्चे भी। मेरी छाती भर आती है, बेहद सुख लगता है। कभी देवर जेठ, भतीजे भतीजी वगैरह भी आ जाते हैं। बहू अपने मायके वालों के अतिरिक्त किसी का आना पसंद नहीं करती। कई बार अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकलती। मगर ये लोग बहुत समझदार हैं। उसके कमरे में जाकर खुद बोल बतिया लेते हैं। बेटियां तो अक्सर भाभी के लिए तोहफे भी लेकर आती हैं। भरे पूरे मायके में आने से उनका भी तो ससुराल में मान बढ़ता है। इन्हीं सब से इस परिवार की प्रतिष्ठा बनी हुई है। बहू को तो परिवार की प्रतिष्ठा की समझ भी नहीं है। शायद आजकल की अधिकतर युवतियों को ही नहीं है। अपना पति, अपने बच्चे, अपनी शान और शौकत से भरी जिंदगी, अपना अधिकार, अपनी सत्ता, इन सब के लिए चाहिए पैसा। बटोर सको तो बटोरो, इसी में चुंधियाई हुई हैं। प्रतिष्ठा की फिक्र तो हम जैसों को होती है। सच तो ये है, मुझे जितना प्रेम अपने बेटे बेटी नाती पोतों से है, उतना ही परिवार की प्रतिष्ठा से है, बल्कि कुछ ज़्यादा ही। अपने जीते जी तो मैं इस प्रतिष्ठा को बचाए ही रखूंगी। उसकी आंखों में पानी छलछला आया था। जाने मेरी मौत के बाद इस परिवार की प्रतिष्ठा का क्या होगा। परिवार की प्रतिष्ठा? अच्छे से जानती हूँ कि ये तो उसकी घुट्टी में रही है। याद आया, कॉलेज के दूसरे साल में थी
कि वो पड़ोस के एक लड़के से प्रेम कर बैठी थी। लड़का एमए का छात्र था। ये कुछ कुछ पूछने उसके पास जाती थी। भीतर ही भीतर प्रेम का सागर हिलोरे ले रहा था, मगर बातें हो पाती सिर्फ पढ़ाई की। मुझसे कहने लगी, तू उससे पूछना क्या वो मुझे चाहता है। लड़का तो पहले ही मुझे अपने जज्बात बता चुका था। मैं बोली, अगर वो हाँ में जवाब दे दे तो तू क्या उससे शादी कर सकेगी? वो एकदम खामोश हो गई। फिर बोली, मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो दूसरी बिरादरी का है। बाबूजी को बहुत दुख होगा। समाज में हमारे परिवार की बदनामी होगी। उसकी आंखें छलछलाने लगी थी। आगे बोली, मैं इस दारुण दुख को चुपचाप पी लूंगी, मगर परिवार की प्रतिष्ठा कलंकित नहीं कर सकती। और आज आज भी उसकी आंखों में पानी छलछला आया था। जाने मेरी मौत के बाद इस परिवार की प्रतिष्ठा का क्या होगा। भीगे नेत्रों से देखती रह गई मैं, परिवार की प्रतिष्ठा का भारी बोझ उठाए उस जर्जर अंतिम स्तंभ को। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।